नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में सोमवार से शुक्रवार हम शाम के 6 बजे कुछ न कुछ खास विषय कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए लेकर आते हैं। लेकिन आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज है विश्व पर्यावरण दिवस और इससे जुड़ा एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं, जिस पर विस्तार से विशेषज्ञ मेहमानों से बातचीत होगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चूंकि ये एक फोन इन कार्यक्रम है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, साथ ही ईमेल के जरिए सवाल भेज सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आज के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सतत कृषि टिकाऊ खेती। जी हां, सतत कृषि टिकाऊ खेती बेहद ही महत्वपूर्ण ये विषय है क्योंकि अगर खेती टिकाऊ रहेगी, साल दर साल चलती रहेगी, तभी इसमें हमारा विकास भी निहित है और इसके साथ ही हमारा हित भी इससे जुड़ा हुआ है। इसके लिए क्या प्रयास करने होंगे, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने विशेषज्ञों का पैनल मौजूद है जिन पर आज के इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। आप प्रधान वैज्ञानिक है पर्यावरण विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर आरती भाटिया। आप ये प्रधान वैज्ञानिक है पर्यावरण विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान है कविता अशोक जी। आप पर्यावरणविद हैं नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो आइए यहाँ पर बातचीत की शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमारा आज का विषय है टिकाऊ खेती का, तो सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि इस शब्द टिकाऊ खेती का क्या अर्थ है। तो डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले आप हमें समझाएं इसके बारे में। देखिए, जो टिकाऊ खेती की जो संकल्पना है 1987 में एक वर्ड कॉइन किया गया था ब्रिटेन लैंड कॉन्फ्रेंस में। उसमें ये एक बात निकल के आई, एक रिपोर्ट बनी थी, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सृजन किया गया। और अगर हम टिकाऊ खेती की बात करें, अगर हम देखें कि 2050 में जो हमारी जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या है, लगभग 9.8 अरब हो जाएगी। वहीं भारत की जो जनसंख्या है 1.7 अरब को पार कर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमें अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करना पड़ेगा। ज़्यादा सिंचाई जल की आवश्यकता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इनसे उत्तरोत्तर जो हमारा पर्यावरण है उसमें गंभीर नतीजे आ सकते हैं। तो ये क्या हम जो विकास करेंगे क्या वो टिकाऊ होगा, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। तो सतत विकास या सतत खेती एक ऐसी पद्धति है कृषि की जिसमें न केवल हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बल्कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। यानी कि सतत कृषि वह कृषि है जिसमें हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए खाद्य उत्पादन और तिलहन उत्पादन, जितने भी उत्पादन है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर आरती, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो खेती किसानी है वो सीधे तौर पर पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से ये सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब हम टिकाऊ खेती की संकल्पना करने लगे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या अभी जो तौर तरीके कृषि के अपनाए जा रहे हैं क्या उनमें कुछ कमियां हैं या उनमें कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से अब जो स्थिति है वो गंभीर होती जा रही है और इस दिशा में हमें सोचना पड़ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को आप किस तरह से देखती हैं? आजकल जो हमारी पद्धति चल रही है कृषि की, उसमें हम भरपूर उर्वरक लगाते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। हमारी मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है। तो जब हम ज़्यादा जल भर के सिंचाई करते हैं जैसे धान उगाने के लिए और खूब उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं और उर्वरकों का सही इस्तेमाल नहीं करते, नाइट्रोजन उर्वरक का ही इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस और पोटैश का कम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सीधी हमारी पैदावार तो जो हमारी उत्पादकता है उस पर प्रभाव तो पड़ता ही है। साथ साथ ये हो रहा है कि जो हरित गैस उत्सर्जन है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जो ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन है हमारे वायुमंडल में वो बढ़ती जा रही है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड
अमोनिया, ये सब गैसें जो हैं इनका उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे आप देख रहे हैं कि जो हमारे वायुमंडल की उष्णता है वो बढ़ती जा रही है। हमारे जो टेम्परेचर है हम सबको महसूस हो रहा है। अभी आप ये देख रहे हैं इस पर्टिकुलर जो हमारा मई का महीना गया, बीच में कुछ दिन हमारी थोड़ी सी गर्मी आई, फिर हमारी कभी बारिश आ रही है। तो जो हम चाहते हैं हमारे पर्यावरण में, जो हमारा बना हुआ था, जो हमारा तौर तरीका बना हुआ था कि भाई इस टाइम पे गर्मी पड़ेगी और उसके बाद में खूब गर्मी पड़ने के बाद अच्छे से वर्षा होगी, ताकि हमारे जो उपजे हैं, जो हमारी जो भी हम क्रॉप लगाएं, चाहे धान लगाएं चाहे कुछ लगाएं, तो हमें सिंचाई का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो तौर तरीके चल रहे हैं उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ज्यादा सिंचाई, ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पेस्टिसाइड, इन सब का यानी कि जो मौजूदा तौर तरीके हैं इनमें बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि जहां हम एक तरफ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि पर असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये कृषि के जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं उसकी वजह से भी एक तरह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग हम कह रहे हैं, जो तापमान में वृद्धि हो रहा है, उसमें भी कृषि का कंट्रीब्यूशन यानी कि भूमिका होती है। तो कविता जी, इस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में आपका अपना दखल है और आप बहुत ही सक्रिय रूप से इस पर काम कर रही हैं। तो ऐसे में बताइए कि जो कृषि का क्षेत्र है वो किस तरह से ये जो जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है और किस तरह से इस तरफ भी ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये मानते हैं कि 5 तत्वों से मानव शरीर बना है जी, और 5 तत्व जो हैं वो आप सोचिए कि किसान के लिए तो पृथ्वी ही सब कुछ है। और वो काम कैसे करता है? जल, वायु, धरती सबके साथ काम कर रहा है। जो उसकी उपज है वो उसकी प्रोडक्टिविटी है, यानी जो उसने मेहनत करी वो उसकी उपज है, जो हमारे लिए, हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है। खाना, अन्नदान, अन्नपान जो भी है। अब मैं ये मानती हूँ कि कैसे हम कह सकते हैं कि कृषि और आम आदमी अगर पर्यावरण की बात करता है तो वो अलग है। वो अलग नहीं है क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए ना, अगर हमारी कृषि, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कृषि अगर हमारी ऑर्गेनिक है, सस्टेनेबल है, वहीं से निकलकर आम आदमी के जीवन में वो चीज उतरेगी। जैसे आप देखिए कि हम कहें कि हम मिलेट्स उगाएं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये लगाएं, वो हमारे जीवन का खान पान था सदियों साल पहले। मगर हमारी ये जो नई जो एक कहे लाइफस्टाइल आया है, जो जीवन शैली आई है, हमने वो सब छोड़ दिया। अब हम लोग खाते हैं बर्गर, पिज्जा। हमारे बच्चों को तो मेरे ख्याल से इन चीजों के नाम भी नहीं पता है। उनको कहिए सोयाबीन तो वो कहेंगे ये क्या चीज है, उनको कहिए बर्गर, पिज्जा तो सब जानते हैं। तो देखिए ना, खान पान में असर जब आ रहा है तो उसका असर जो है वो किसान पे भी पड़ रहा है। क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं होगी तो वो क्या उगाएगा? और जो क्रॉप है, वो जो भी फसल है, वो किसान का वो डिमांड और हमारा जो डिमांड सप्लाई का खेल है, वो हमारे लाइफस्टाइल से, जीवन शैली से बहुत ही प्रभावित होता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम सबको ही एक साथ मिलकर इस दिशा में प्रयास करने होंगे। जहां हमें अपने खान पान की आदतों में बदलाव करनी होगी, जाहिर तौर पर इससे मांग बढ़ेगी तो किसान भी उन जो खाद्य उत्पाद है उनको उगाने में दिलचस्पी लेंगे। और जलवायु परिवर्तन की स्थिति में तो आप लगातार जान ही रहे होंगे कि मिलेट्स यानी कि श्री अन्न जो है ये बहुत ही कारगर होते हैं अगर इसकी उपज की जाए, इसकी खेती की जाए तो इसके बारे में विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे कि किसान क्या कुछ कर सकते हैं इस दिशा में ताकि टिकाऊ खेती हो। तो इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। सतत कृषि खेती की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का निम्नतम उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। सतत कृषि का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना है, जिसकी मदद से खाद्य गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। हाल ही में भारत की अध्यक्षता पर G20 में समूह देशों के प्रतिनिधि ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, सतत कृषि, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, डिजिटलाइजेशन का उपयोग जैसे विषयों पर मंथन किया, क्योंकि अब ये वैश्विक जरूरत है। क्योंकि सतत कृषि या टिकाऊ कृषि से हमारी बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के साधनों का इस प्रकार व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाता है कि कृषि में अधिक से अधिक उत्पादन के साथ ही साथ पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, जिससे पैदावार भी अच्छी मिले और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे।
इसके लिए किसान अलग अलग तकनीकी उपयोग करते हैं, जैसे फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना, पशु अवशेषों या पेड़ पौधों के पत्तों के इस्तेमाल से कीटनाशक बनाए जाते हैं। मछली पालन और पशुपालन इस तरह से किया जाता है कि ये एक दूसरे की पूर्ति करते रहें। इसे प्राकृतिक खेती का ही रूप मान सकते हैं, जिससे धीरे धीरे पैदावार में इजाफा होता है और लागत में कमी आती है। इस तरह से टिकाऊ खेती भविष्य की मांग बनती जा रही है। सतत कृषि कई देशों में कम होते उत्पादन की समस्या का समाधान है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से देश के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 60% कवर करती है और कुल खाद्य उत्पादन का 40% हिस्सा है। इस प्रकार बारानी कृषि के विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देश में खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। सतत कृषि के मिलने वाले फायदों में भविष्य के ऊर्जा संरक्षण के लिए बेहतर, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा, खेती की लागत में कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा, जैव विविधता को बढ़ावा शामिल है। साथ ही सतत कृषि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती है। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और G20 में भी इस बारे में चर्चा की जा रही है, यानी कि ये वैश्विक चिंता का विषय है और इसमें हर किसी को अपनी भागीदारी निभानी होगी, जिसके बारे में आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इस वक्त कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्ते मैम, हमारे सभी विशेषज्ञों को भी नमस्कार। मेरा एक सवाल था जी। सवाल ये था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किसान भाइयों का क्या क्या योगदान होना चाहिए? क्या सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से ही पर्यावरण संरक्षण होता है या फिर यहीं तक सीमित रहना चाहिए, या फिर इससे आगे भी किसान भाई अपना योगदान दे सकते हैं? और वो दे सकते हैं तो क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या उम्मीदें हम किसानों से कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, आइए इसका जवाब देते हैं। डॉक्टर दिनेश, क्या सबसे पहले आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विपिन जी आपने जी। कि किसान किस तरह से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर हम देखें कि हमारे देश की लगभग 143 मिलियन हेक्टेयर भूमि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के द्वारा ही वो उसका देखभाल की जाती है। अगर किसान प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हैं, यानी कि बहुत ही बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं, तो पर्यावरण की अपने आप में ही एक सेवा हो जाएगी। और दूसरी बात, वो किस तरह से अपनी जैव विविधता को बरकरार रख सकते हैं। और भारत सरकार हर साल जो जितने भी जो भी किसान जैव विविधता का संरक्षण करते हैं, जो नई नई किस्मों का संरक्षण करते हैं, उनको हर साल पुरस्कृत करती है। और भारत सरकार ये कहती है कि भाई जो किसान हैं वो केवल सिर्फ किसान ही नहीं है, बल्कि उनको प्लांट ब्रीडर्स राइट भी दिए हैं, यानी कि वो अपनी किस्म बना सकते हैं, अपनी किस्म को बाजार में बेच सकते हैं। तो एक हमारे यहाँ संस्था है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, यानी कि इस संस्था के द्वारा किसानों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो किसान केवल खेती ही नहीं करते हैं, वो बल्कि पर्यावरण के प्रहरी हैं, सजग प्रहरी हैं। वो किस तरह से जो है इनपुट्स का उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, किस तरह से अपनी जैव विविधता को संभाल के रखते हैं। ऐसे बहुत सारे किसान आपको मिल जाएंगे दूर दराज के क्षेत्रों में और बल्कि उपनगरीय क्षेत्रों में भी, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जो अनुवांशिक संसाधन है, जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल के रखते हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है पर्यावरण को संरक्षित करने में और एक जागरूकता को फैलाने में। बिल्कुल। कविता जी, आप भी चूंकि लोगों के साथ सीधे जुड़ती हैं और आपका भी प्रयास यही होता है कि लोगों को इसमें शामिल किया जाए, तो इसलिए विपिन जी ने जो सवाल पूछा है, मैं चाहूंगी कि इसका आप भी जवाब दें और कुछ सुझाव अगर आप हमारे किसानों को देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहला संदेश तो मेरा जो है लोगों को है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात करी कि हमें जनरेट करनी है वो डिमांड। हमारा किसान वही उगाएगा जो मार्केट में बिकेगा, जो जनता खाएगी। जी बिल्कुल। अब आप ये सोचिए, मैं तो कहती हूँ पहला ये होना चाहिए कि लोकल, ईट लोकल। एक मोदी जी ने बीच में हमारा एक टैग चल रहा था पर्यावरण में कि लोकल मार्केट में ही प्रोड्यूस हो और बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, अब जैसे मैं साउथ दिल्ली रहती हूँ, वहाँ के बच्चे क्या खाते हैं? 500 किलो का एक एवोकाडो आता है, 500 रुपए किलो एक एवोकाडो खाते हैं। कभी कहते हैं हमें ब्लैकबेरी लाइए, कभी कहते हैं कुछ लाइए। तो आप देखो ना, हमने अपनी जीवन शैली को खुद ही खराब करा है। हमारा किसान क्या उगा रहा है?
खरबूजा, तरबूज, आम हमारे देश की शान है, लीची है, हमारे पास एक से एक फल है। तो मुझे लगता है पहली बात तो ये है ईट लोकल, हम अपने ही जो हमारे और खास फूड तौर पे ग्रेन्स ये हैं जो खाना हम वो है, ये जो encourage करें। भोजन है वो है जो हमारे जलवायु के अनुकूल है और देखिए ना, इसीलिए इनकी देखिए, खेती यहाँ पे देखिए, की जाती है। हाँ जी। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल इस बीच ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। पर्यावरण बचाना है तो प्रदूषण मुक्त हमें क्या नंदस्वरूप जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। आपसे गुजारिश होगी कि कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। एक बार फिर से अगर आप धीरे धीरे अपना सवाल पूछे और स्पष्ट तौर पर अपना सवाल दोहरा सके तो कृपया अपना सवाल फिर से दोहरा दीजिए। मैं जानना ये चाहता हूँ प्रदूषण है घना भोजन से सजाए चारों ओर पर्यावरण बचाना है तो प्रदूषण मुक्त वातावरण में बनाना तो ऐसी दिशा में जो है हम खेती किसानी में ऐसे कौन से कार्य करें जो हमारा जो है पर्यावरण सुरक्षित करे, जैसे जंगल कट रहे हैं, तालाब सब घट रहे हैं, जल का संरक्षण नहीं हो पा रहा, तो ऐसे कई कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो किसानों को ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे? डॉक्टर आरती आपको सुझाव देना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है और हमारे जो किसान भाई और बहनें दोनों पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हम सब की मदद कर सकते। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो सबसे पहला जो वो है कि हम जैसे धान की जब खेती करते हैं तो हम धान की खेती में जो हम जल भर के धान की खेती करते हैं, अगर हम उसमें कम जल का उपयोग करें, क्योंकि हमें बिना बात के हर रोज की सिंचाई लगाने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत है कम पानी में भी हमारी पैदावार अच्छी हो सकती है। तो हम जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस करें, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की पद्धति का प्रयोग करें, तो इन सब से हमारी धान की पैदावार सही रहेगी और जो पानी की खपत है वो कम रहेगी। तो इससे डायरेक्टली जो मीथेन गैस का उत्सर्जन है वो कम होगा। दूसरा जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि आप जब ज्यादा मात्रा में उर्वरक लगाते हैं, तो मैंने अपने पुराने कई प्रोग्रामों में भी बताया है, एक छोटा सा उपाय है जैसे कि लीफ कलर चार्ट का है। तो वो लीफ कलर चार्ट के माध्यम से अगर हम देखें कि हमारे पौधे को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता है, तो तभी हम नाइट्रोजन उर्वरक लगाएं। अगर उसके हरे रंग से हमें पता लग जाएगा कि उर्वरक लगाने की आवश्यकता है या नहीं। इसके अलावा अगर हम अपनी जैसे ये जब हम खेती कर रहे हैं तो बिना जुताई की जैसे हम गेहूं लगाते हैं, तो गेहूं को बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर आप बिना जुताई के गेहूं की खेती करें तो जीरो टिलेज। तो इससे क्या होगा, जो मृदा का कार्बन है, देखिए मृदा का जैविक कार्बन जब हम बार बार हल चलाते हैं तो उसके जो कण होते हैं वो टूट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन के वो हवा में निकल जाती है। तो आप अपने मृदा का कार्बन अगर आप कम जुताई करेंगे तो आप उससे मिनिमम टिलेज करेंगे तो आपके मृदा का कार्बन भी बढ़ेगा। कई कदम है जिन्हें आप उठा सकते हैं और खेती करने के लिए जो आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति है, अगर आप उसे अपनाते हैं तो आप जाहिर तौर पर पर्यावरण सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी भूमिका इसमें निभा सकते हैं। इसके बारे में बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं सतत कृषि टिकाऊ खेती के बारे में। और इस पर बातचीत के लिए मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं जिनसे पहले हम बात कर लेते हैं, सवाल ले लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिवानंद जी इस वक्त सुंदरगढ़ ओडिशा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवानंद जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मैडम मैं मछली पालक हूँ जी। तो मैं जैविक खेती जिसे करते हैं, इसे हम मछली को कैसे जैविक खेती से पाल सकते हैं? जी बिल्कुल। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर से डीडी किसान चैनल पर आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी शुभकामनाएं विश्व पर्यावरण दिवस की। आइए आपके सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर दिनेश बताएं। जी, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि जैविक खेती में हम जैविक मत्स्य पालन कैसे कर सकते हैं, जी बहुत अच्छा सवाल था। कि जैसे कि हर वर्ष जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है और जो जैविक विधि से जो मछली उत्पादन है उसकी भी मांग लगातार बढ़ रही है। तो अगर हमको जैविक विधि से मछलियों का पालन करना है तो उसके लिए एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है और उसमें सभी जैविक आधानों का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कोई केमिकल मिलाएं या कोई दवाई का इस्तेमाल करें। तो एक पूरे प्रशिक्षण के माध्यम से, अगर कोई आपके निकटवर्ती कृषि केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर आप पूरा प्रशिक्षण लीजिए। जब आप उसमें सिद्धहस्त हो जाएं, अपनी आपको एक समझ लें कि हाँ भी अब मैं इसको समझ गया हूँ, जान गया हूँ, तो तब इस दिशा में आगे बढ़ें। और जैसा कि मैंने बताया कि हर साल जैविक कृषि मछली के जो उत्पाद हैं उनकी मांग लगातार बढ़ रही है, तो उसका पूरा प्रशिक्षण लीजिए और उसकी जो डिमांड है लगातार बढ़ रही है। आप बड़े बड़े होटल और जो बहुत सारी संस्थाएं हैं वो वहाँ से आपको सीधे संपर्क करेंगी, तो आप उनको उसकी आपूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। तो शिवानंद जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और केवल जैविक मछली ही नहीं बल्कि कई तरह के जो जैविक उत्पाद हैं उनकी मांग लगातार बढ़ चली है, क्योंकि लोग भी अब अपनी सेहत को लेकर भी जागरूक होने लगे हैं। और ऐसे में प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को अगर आप अपनाते हैं, यानी कि रसायन मुक्त खेती को अपनाते हैं, तो उससे बने जो उत्पाद मिलते हैं जो उनकी मांग बहुत अच्छी रहती है। तो किसानों को भी इससे दोहरा लाभ, एक तरफ तो पर्यावरण संरक्षित करते हैं, दूसरी तरफ उपज की अच्छी कीमत जो है उन्हें मिल जाती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगली कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं लक्ष्मी यादव जी, उनका रुख करते हैं। लक्ष्मी जी स्वागत है। आप माफ कीजिएगा, लक्ष्मण यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम हमें मछली पालन का कार्य करता है, फिर उसके क्या प्रक्रिया है? जी डॉक्टर आरती को सुझाव देना चाहेंगी, मछली पालन करना चाहते हैं लक्ष्मण जी ऐसे में। देखिए, मछली पालन आप जो कर रहे हैं, जब आप ना अगर धान की खेती करते हैं तो उसके साथ साथ भी ना मिश्रित खेती में आप मछली पालन साथ साथ कर सकते हैं। क्योंकि धान में आप देखते हैं कि कई लोग जैसे कि जल भरकर हम लोग धान की खेती करते हैं, तो साथ में अगर इसी के साथ में हम मछली पालन भी करें उसी के अंदर, तो जो मछलियों के जो निकलेगा उनका जो उनका मल वगैरह निकलता है, उसकी वजह से जो हमारे जो उसकी पूरी ना आप ये कहिए कि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की बढ़ोतरी होगी, तो आपका चावल भी अच्छा होगा और साथ साथ में अपना मछली पालन भी साथ में होगा। तो एक वो पद्धति होती है जिसमें कि आप इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, जिसमें कि पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि, ये तीनों के तीनों हम इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हो सकता है, एकीकृत फसल प्रणाली बोलते हैं इसको। जी तो कविता जी, इसमें आप भी को जोड़ना चाहेंगी कि इस तरह से जो नए नए तरीके की जो पद्धतियां आ रही है, जो वैज्ञानिक जो है वो बता रहे हैं किसानों को, इनको अपनाने से कई फायदे इसमें होंगे। देखिए, अब तो एग्रीकल्चर सब जानते हैं कि कितना मॉडर्नाइज हो गया है, कितने नए इक्विपमेंट हैं, कितनी नई पॉलिसीज हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब घुस गई है किसानी खेती में। मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि ये बात हो रही थी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की, यानी मिली जुली जो खेती है सरल भाषा में, उसमें ये कहना चाहूंगी कि किसान जो है, अब मैं देख रही हूँ स्पेशली साउथ इंडिया में, ये बिहार, ये वाले जो इलाकों में हैं, वहाँ पर ये भी काम कर रहे हैं कि जैसे हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें तो वो उसका ऑल्टरनेट ऑर्गेनिक ढूंढ रहे हैं। जैसे कि
आप सोचिए ना कि दौने पत्तल की छोटी सी उन्होंने फैक्ट्री लगा ली, या लकड़ी की कंगियां हैं, या नीम के कुछ और प्रोडक्ट्स हैं। तो ये छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं, ये भी किसान जो हैं उनके परिवार वाले अब साथ में चला रहे हैं, साथ में काम शुरू हुआ है। तो ये देखिए, एक तरह से तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ही सहायक है और किसान की आमदनी में भी बढ़ोतरी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। जी बिल्कुल। और साथ ही जैविक उत्पादों की भी बात यहाँ पर आई थी। डॉक्टर दिनेश, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती बोल रहे हैं हम, क्या ये भी टिकाऊ खेती के अंतर्गत आ सकता है? क्योंकि इसके कई सारे लाभ है, जो रसायनों से जो नुकसान हो रहा है लगातार, वो नुकसान इससे कम होता है। आपका क्या विचार है इस पर? जी, जैसे जैविक खेती है या प्राकृतिक खेती है, इसका मूल उद्देश्य है कि जो हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि करना, सुधार करना। क्योंकि और जो मृदा में जो सूक्ष्म जीव हैं उनके गुणों का उपयोग करके हम मृदा स्वास्थ्य को बरकरार रखते हैं। तो अगर हम देखें, सतत खेती का जो एक मुख्य बिंदु है कृषि जैव विविधता, कृषि में भी मृदा जैव विविधता। तो जो जैविक खेती है या प्राकृतिक खेती है उसमें लगातार मृदा उर्वरता में वृद्धि की जाती है, और उसमें हम इस तरह के उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गौमूत्र हो, जितने भी वर्मी कंपोस्ट है, वो सब, उससे हम उत्तरोत्तर मृदा में सुधार होता है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक सतत कृषि की ही अवधारणा है, चाहे प्राकृतिक खेती हो या जैविक खेती हो, और लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार की तो ये प्राथमिकता है कि जितने भी हमारी जो नदियों के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ाया जाए, ताकि जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो उर्वरक हैं, उनके अवशेष हमारी नदियों को प्रदूषित ना करें। तो बड़े स्तर पर सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। प्रशिक्षण केंद्र है और 1000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जा रहे हैं। इस बजट में प्रावधान किया गया है कि 10,000 बायो रिसोर्स इनपुट बनाए जा रहे हैं, ताकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि भी जो हमको इनपुट डाल रहे हैं, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कई बार वो उच्च गुणवत्ता के नहीं मिलते हैं। तो इसके माध्यम से प्रशिक्षण देके उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करके इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाया जा रहा है। बिल्कुल। और साथ ही इसमें रोजगार सृजन के भी बहुत सारे अवसर पैदा हो रहे हैं। जी, आइए आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर आरती, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल इतने सालों से, जाहिर तौर पे इसके बहुत ही दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार किसानों को इनका इस्तेमाल करना ही पड़ जाता है। क्या आप कुछ ऐसे उपाय यहाँ पर सुझा सकते हैं कि इनके इस्तेमाल के दौरान किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं, या फिर कैसे इनके इस्तेमाल को धीरे धीरे कम किया जा सकता है? जी हाँ, देखिए, जो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें हमारे जो पशु होते हैं, जी। तो जो हमारा पशुधन है, जो हम लोग अगर अपने पशुओं का जो गोबर है, अगर हम उसकी या तो खाद बनाए, जो हमारी जैसे भूसी है, जो हमारी धान की जैसे भूसी है जिसको हम जला देते हैं, तो हम इसको ना जलाए, गोबर के साथ में मिला के अगर हम इसकी खाद बनाएं। और जैसे केचुआ खाद की बात हो रही थी, बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर एक ऐसी चीज है जो कि आपके नाइट्रोजन की लागत में पूरी कमी कर सकते हैं। 25% तक आपके नाइट्रोजन लगाने में कमी आ सकती है अगर हमारा जो हम बीज का ट्रीटमेंट है, सीड ट्रीटमेंट है, जैसे हम मक्का ही लगाते हैं, तो एजोस्पिरिलम लीजिए, एजोस्पिरिलम से आप उससे सीड का ट्रीटमेंट करें, और फिर उसके बाद जो हमने लगाना है, जैसे हमने 120 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हमने यूरिया में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, तो उसमें आप सीधा देखेंगे कि 25% तक कम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप एक तो मतलब सीड का ट्रीटमेंट बायो फर्टिलाइजर से करिए, जो हम बोलते हैं ना ये, और बीच में इसके अलावा जब हमारी, जैसे हमने गेहूं काट लिया और धान अभी लगा नहीं, तो हम अपनी मृदा को ना खाली ना छोड़ें, कोई ना कोई कवर क्रॉप, कोई ग्रीन मैन्योर क्रॉप, जैसे कि आप देखिए ढैंचा लगा दें, या जैसे अगर गर्मी का मौसम है, जो हरी खाद के तौर पे मूंगी लगा देते हैं, तो इसमें आपका जो, और फिर उसके बाद में आप जैसे कि 40-50 दिन की वो हो जाएगी, उसके बाद में आप उसको वहीं पे ही मिट्टी में एक हल चला के मिला दें साथ में, तो वो जो हरी खाद में नाइट्रोजन जानकारियां आप दे रही है, लेकिन माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। युद्धवीर जी पौड़ी और वाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। युद्धवीर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैं जानना चाहता हूँ कि जैविक तरीके से कार्बन की मात्रा कैसे पता चलेगी? जी, मिट्टी में कार्बन की मात्रा कैसे पता चल पाती है? बढ़ाई जा सकती है। ठीक है डॉक्टर दिनेश जी, देखिए, अगर आपको अपनी मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ानी है, तो सबसे पहले, जैसा कि डॉक्टर भाटिया ने भी बताया, कि एक तो उसकी जो जुताई है कम से कम करें, और
हरी खाद का प्रयोग करें जी। और जो FYM है, केंचुए की खाद है, उसका प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात है कि कार्बन अगर हम मिट्टी में बढ़ाना है तो कार्बन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं सॉइल में, लेबाइल कार्बन, नॉन लेबाइल कार्बन, यानी कि कार्बन तो आपने मृदा में डाल दिया, लेकिन क्या वो कार्बन स्थायी है? क्या वो जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो क्या वो CO2 के रूप में नहीं उड़ जाएगा? तो हमको मृदा में ऐसा कार्बन बढ़ाना है जिसको हम बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट कार्बन, यानी कि जो आसानी से ना उड़े। तो इसके लिए इसलिए कहा जाता है कि आप हरी खाद मिलाइए, FYM मिलाइए और जो बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होता है, जो कार्बन है वो स्थिरीकृत हो जाता है, कार्बन आसानी से हवा में उड़ता नहीं है और वो लंबे समय तक बना रहता है। तो जितने भी हमारे जो जैविक विधियां हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, बायो फर्टिलाइजर हैं और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स हैं, कृषि वानिकी है, इनके उपयोग से हम मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और ये कहा गया है कार्बन इज द लॉर्ड ऑफ द रिंग। यदि आपकी मृदा में कार्बन की मात्रा अच्छी है तो बहुत सारी समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो युद्धवीर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सुझावों को आप जो है अमल में भी जरूर लाएंगे। बहरहाल इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं सतत कृषि, टिकाऊ खेती के बारे में। इस विषय से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061 पर। इसके अलावा हेलो किसान 2015@gmail.com के जरिए आप ईमेल करके भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नईमुद्दीन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। निवेदन ये है मैम कि यदि मैं 1 हेक्टेयर भूमि में अपनी हरी खाद का उगाता हूँ, सड़ई या डेचा बोता हूँ, तो मुझे भूमि में कितना उर्वरक यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धि हो जाएगी ताकि मैं शेष उर्वरक को प्रबंध कर सकूँ? बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर दिनेश जी। नईमुद्दीन जी, आपने सवाल किया बहुत ही समसामयिक है कि यदि आप हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में तो आप
25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं, यानी कि वो नाइट्रोजन आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये कर सकते हैं। तो उससे केवल नाइट्रोजन की बचत नहीं होती है, बल्कि मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भी सुधार होता है। आपकी जो मृदा है उसकी जो बल्क डेंसिटी है वो कम होती है, जिससे कि जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, और जो मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो यानी कि बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हैं। केवल आप उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तक न ले जाएं, बल्कि बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप हरी मृदा का इस्तेमाल हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो नईमुद्दीन जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बातचीत में हमने चर्चा की कि किस तरह से जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किसान कर रहे हैं, उसके बजाय उनके पास कई तरह के विकल्प है जिसके जरिए वो अपनी मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसे बढ़ा सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। जिस फसल अवशेष को आप जला देते हैं जिससे मिट्टी की सेहत खराब होती है, उसी को आप खाद में भी तब्दील कर सकते हैं। कविता जी, यहाँ पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि बीते कुछ समय से आप इस क्षेत्र में काफी सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, तो बताएं हमें कि किस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, किस तरह के कार्य आप कर रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो खेती के अवशेष जैसे सपोज किसानों ने जलाए, जी। उसकी समस्या जो है दिल्ली एनसीआर में, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ कि प्रदूषण हमें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा, बहुत ही परेशान हुए यहाँ के लोग। तो देखिए, पहली बात तो ये होगी जो मैंने शुरू में ही कही थी, मैं तो बिलीव ही करती हूँ कि भागीदारी साझेदारी से ही काम होगा। किसान ने अपनी उपज लगाई और उसके बाद में जो उसका जो बचा कुचा था वो उसने जलाया, मगर अब हमारे पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं, ऐसी ऐसी हमारे पास एक रास्ते निकले हैं कि जो उनको हम जो बचे हुए अवशेष हैं उनको हम ना जलाएं। यानी कि जो पराली है उसे हम, जैसे किसान आग लगा देते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि अभी हमारी कोई यूज की नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसे ऐसे ऑप्शंस निकल कर आए हैं, ऐसे ऐसे तरीके निकल आए हैं जिसको आप उनको भी खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम बायो फ्यूल कह सकते हैं। और मैंने आज सुबह ही पढ़ा है कि बाहर के किसी देश में, शायद स्वीडन था, उन्होंने तो जो कॉफी बीन्स होती हैं उसको, जब कॉफी बीन्स को हम लोग छानते हैं जैसे कॉफी के लिए, जो छिलके बचते हैं उससे भी उन्होंने खाद बना ली। तो जो पराली है उसकी जो समस्या है वो किसान भाई अगर बैठ करके सरकार के साथ समझदारी से, एक ऑप्शन उनको दिया जा रहा है ना कि आप ये करें। और देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो बीच में आई है, वो एक मैं सोचती हूँ आधुनिकता का यहाँ फायदा हो रहा है हमें। हम ये नहीं कह सकते कि सब चीजें खराब हैं जो नई है, कुछ नई चीजें बहुत अच्छी हैं और उसी हिसाब से किसानों के लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए ये फायदा ही करेंगी। बिल्कुल। तो कई आधुनिक तकनीक जो है वो बेहतरी के लिए आ रही है जिन्हें किसानों को अपनाना चाहिए। डॉक्टर दिनेश, यहाँ पर मैं आपको भी शामिल करना चाहूंगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी कि एकीकृत जो कृषि प्रणाली है, इसकी भी बात आजकल काफी की जा रही है। उसके तरह तरह के मॉडल्स जो हैं वो विकसित किए जा रहे हैं क्षेत्र के अनुसार। तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि इनकी क्या उपयोगिता है। इसमें हमने ऐसा भी सुना है कि जो एक घटक है उसका जो अवशेष है वो दूसरे घटक के कार्य आ जाता है, तो कुछ भी बेकार नहीं जाता है और लागत भी कम होती है और मुनाफा कहीं ज्यादा होता है। तो किसानों के लिए काफी फायदेमंद की जो बात है वो लग रही है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, मैं मैडम ने जो बताया कि भाई जो राइस के स्टॉक को इस तरह से कंपोस्टिंग, तो हमारे संस्थान ने एक पूसा डिकम्पोजर करके एक घोल बनाया है। यदि हम उसको छिड़क देते हैं तो लगभग 21 से 25 दिन में वो पूरा गल जाता है। तो इस तरह से नई नई प्रौद्योगिकियां विकसित हो रही हैं जो हमारे फसल अवशेष हैं। रही बात एकीकृत कृषि की या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की, वो एक आज समय की आवश्यकता है। अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर जमीन है, क्योंकि हमारे देश में जो 86% किसान है लघु एवं सीमांत किसान है, यानी कि उनके पास जोत बहुत कम है। तो अगर किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर भी जमीन है तो केवल अगर वो सिर्फ धान उगाता है या चावल उगाता है तो उसकी जो रोजमर्रा की जरूरतें जैसे तेल है, सब्जियां हैं, फल हैं, मछलियां हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। तो उसमें आपको मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ऐसी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाता है जिसमें उसको हर दिन कुछ ना कुछ इनकम होती रहे। पशुपालन है, बकरी पालन है, मत्स्य पालन है, इस तरह से इंटीग्रेट। और जो उनका अवशेष है, जैसे मान लो बकरी पालन है या पशुपालन है, आप गाय भैंस के गोबर से बायोगैस बना सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, यानी कि जो एकीकृत फार्मिंग सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। उसमें आप मेडिसिनल प्लांट की भी बात करिए, क्योंकि हर बार किसान को ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, क्यों वो अपने खेत में ऐसे पौधे, औषधीय महत्व के पौधे उगा सकता है, अपने खेत में ऊर्जा निर्भरता प्राप्त कर सकता है।
सकता है बायोगैस के माध्यम से, तो उसको बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उसकी आमदनी सुनिश्चित हो सकेगी। इस तरह का सिस्टम, और ये जो सिस्टम है हर क्षेत्र के लिए से एक अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सक्षम जो सिस्टम है वो राजस्थान के लिए हो जाएगा, या जो राजस्थान के लिए है वो मध्य प्रदेश के लिए हो जाएगा। और ये तो इस एकीकृत जो फार्मिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, इसमें तो ये कहा जाता है कि दो भाइयों के लिए भी अलग अलग उनकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। कोई किसी भाई को मान लीजिए मछली का शौक है, किसी को मुर्गी का शौक है, तो इस तरह से यानी कि नीड बेस्ड सिस्टम आप अडॉप्ट कर सकते हैं जहां पे जिस चीज की डिमांड है। बेहतर ये होगा कि जो नजदीकी बाजार है उसकी किस तरह की मांग है उसे आप देखिए, अपना क्षेत्र जो है वो देखें, और सबसे अच्छा होगा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें और वहां से आपको सही सुझाव मिल सकता है कि आपके लिए किस तरह का मॉडल उपयुक्त रहेगा। बहरहाल आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आरती, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो इसमें कार्बन फुटप्रिंट की भी बात की जाती है, तो कृषि के मामले में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो कार्बन फुटप्रिंट है, पहले तो हमें समझाएं कि ये क्या है आम भाषा में और किस तरह से इसे कम किया जा सकता है। जी देखिए, कार्बन फुटप्रिंट है कि हम कितनी मात्रा में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो हमारी अपनी जीवन शैली में हम कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। वो जैसे एक इंडिविजुअल, एक कोई आदमी है, उसका भी जो खाता पीता है, जो कुछ करता है, जो गतिविधि है, गाड़ी में जा रहा है या पैदल जा रहा है, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप उसमें तेल जल रहा है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो आप कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आप कार्बन का उत्सर्जन नहीं कर रहे, तो ये होता है कार्बन फुटप्रिंट। तो इस तरह कृषि में क्या है, जब आप जैसे कि 1 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं तो उस 1 हेक्टेयर में आपकी जो जमीन है उसमें से कितना टोटल मात्रा में कार्बन गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जो मैंने आपको जैसे नाइट्रस ऑक्साइड बताया या अमोनिया बताया या कार्बन डाइऑक्साइड, सब मिला के इन सब को एक तरह से हम कार्बन में इसका कन्वर्जन करते हैं। तो वो 1 प्रति हेक्टेयर में से अगर 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हम इसको बोलते हैं, अगर हम इसके उत्सर्जन को कम कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं एक कार्बन क्रेडिट। तो आजकल जो ये एक नई कार्बन फार्मिंग की प्रणाली चल रही है, जिसमें कि अगर किसान अपने खेत से 1000 जो किलो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में कमी ला सके तो वो एक कार्बन क्रेडिट की कमा सकता है। वो और ये जो उसका कमाया हुआ कार्बन क्रेडिट है, आजकल बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं जो कि ज्यादा मतलब उनका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, तो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए वो दूसरी जगह से कार्बन का क्रेडिट खरीदते हैं। तो ये एक तरह से कार्बन का ट्रेडिंग होती है। तो इसमें जो एक कार्बन क्रेडिट आपका आ रहा है, वो कार्बन क्रेडिट कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, उसके हिसाब से इसकी जो मतलब इंटरनेशनल मार्केट भी है, तो $30 से लेके $50-60 तक एक कार्बन क्रेडिट की कीमत है। और ये आने वाले समय में जो किसान इस पद्धति को अपनाएंगे वो अपने लिए इसमें एक तरह से कमाई कर सकते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का वो है दुगनी फार्मर्स की इनकम हमें डबल करनी है, उस डायरेक्शन में भी एक कदम है कि इस तरह से कार्बन फार्मिंग करके हम अपना लफ्जों में कह सकते हैं कि कार्बन उत्सर्जन को कम कीजिए और अपनी कमाई को बढ़ाइए। ये सीधा है और किसान इसे आसानी से कर सकते हैं। बहुत तरह की वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनके बारे में आज विस्तार से कार्यक्रम में चर्चा भी की जा रही है, तो आप इन पद्धतियों को अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि क्षेत्र में इन दिनों एक शब्द की बहुत सारी चर्चा चल रही है, वो है इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि पारिस्थितिकी सेवाएं। ये क्या है और किसानों के लिए ये किस तरह से मायने रखता है? जी, जैसा अभी आरती जी ने बताया कि कार्बन फार्मिंग, कार्बन ट्रेडिंग जी, तो आज की तारीख में हमारे जो खेत हैं केवल फसल उत्पादन का जरिया नहीं है, बल्कि हम खेतों से बहुत सारी सेवाएं प्रदान मतलब ले सकते हैं। यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज वो सर्विसेज हैं, वो सेवाएं हैं जो कि हमको पर्यावरण से निःशुल्क मिलती हैं। अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शहरों के लोग हैं अपने बच्चों को फसल कैसे उगाई जाती है, कैसे बैलगाड़ी पे सवारी की जाती है, उनको इसके वजह से टूरिस्ट के रूप में आते हैं छोटे छोटे गाँव में, तो उसको हम बोलते हैं खेती की कल्चरल सर्विसेज। ऐसी अगर हम खेतों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि हम उससे एक कार्बन क्रेडिट जनरेट करते हैं। अगर मोटे शब्दों में बोले कि अगर हम खेती के जितने भी ऑपरेशंस हैं, यानी कि जुताई करना है, पेस्टिसाइड, उर्वरक,
कुछ भी हम डाल रहे हैं उसको हम कम डाल रहे हैं, कार्बन की मात्रा अपनी मिट्टी में बढ़ा रहे हैं, ऐसी खेती कर रहे हैं जिससे कि कार्बन की मात्रा बढ़ रही है और वो सर्टिफाई हो रही है कि हाँ भाई इस किसान ने इतने कार्बन बढ़ाए हैं, इसने पराली को नहीं जलाया है, ना जलाने के फलस्वरूप इसने 2 टन कार्बन बचा दिया। तो ये रेगुलेटिंग सर्विसेज में आता है। एक होता है प्रोविजनिंग सर्विसेज, यानी कि वो तो हम सब जानते हैं कि भाई खेती से हमको अनाज, प्रोविजनिंग सर्विसेज का मतलब ये है खेती से हमको अनाज, जल और ये जो सब चीज़ें मिलती है प्रोविजनिंग सर्विसेज में आती है। और एक होता है कल्चरल सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज। अगर हम देखें कि जो हनी बीज हैं, एक बार आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो मानव आबादी 4 साल में खत्म हो जाएगी, इतनी वैल्यू है। यानी कि हनी बीज की जो इकोसिस्टम सर्विसेज है इतनी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में हर साल लगभग $50 बिलियन की इकोसिस्टम सर्विसेज मधुमक्खियों से होती है। क्या हम जानते हैं कि केंचुए हमारी खेती को कितना फायदा पहुंचाते हैं? क्या हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? तो इस तरह से हम अपने संस्थान में शोध करते हैं कि भाई अगर किसी खेत में हम जैविक खेती करते हैं तो उससे कितनी सर्विसेज पर्यावरण के लिए जनरेट होती हैं, उसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो क्या होता है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करते हैं तो कितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर सकते हैं और उससे हम कितने कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं। इनको हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। जी, इसमें आपने पहले जिक्र किया कि किस तरह से जो लोग हैं अब वापस गांव की तरफ आने लगे हैं, उन्हें गांव का माहौल देखना है, वो जानना चाहते हैं। तो एक इको टूरिज्म की तरह भी ये जो है इसको बढ़ावा मिलने लगा है एक पूरे इंडस्ट्री को। इसके बारे में किस तरह से हमारी जीवन शैली बदल रही है और किस तरह से इसको हम अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पे जो किसान हैं वो किस तरह से उपाय अपना सकते हैं, इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें आज चर्चा का विषय है सतत कृषि टिकाऊ खेती, जिसके बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। और इसमें हमने इकोसिस्टम सर्विसेज की भी बात की और यहाँ पर डॉक्टर दिनेश ने हमें बताया कि किस तरह से एक तरह से ये एक उद्यम की तरह शुरू हो गया है, जब लोग जो हैं वो गाँव की ओर जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से खेती होती है, किस तरह से मछली पालन होता है। तो यहाँ पर कविता जी आपको मैं जोड़ना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि क्या ये इंगित नहीं कर रहा है कि जीवन शैली हमारी बदलती गई है और आधुनिकता की होड़ में हम चलते गए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होने लगा है कि हमें जड़ों से जुड़े रहना ही हमारे लिए बेहतर है, और इसका ये एक नतीजा है कि हम इस तरह के ट्रेंड सब देख रहे हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि देखिए जो
जो 30-35 तक साल के जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, वो बहुत इंजॉय करते हैं अपनी ऑफिस की लाइफ है, भाग दौड़ है, ये चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। जहाँ आदमी अब 45-50 क्रॉस कर रहा है, उसको लगता है कि वो गांव की तरफ भाग रहा है। वो क्यों भाग रहा है? देखिए, इसलिए भाग रहा है क्योंकि जड़ें तो हमारी गांव में ही है, जुड़े तो हम सब धरती से ही है ना। कि भारत वैसे भी किसानों का देश है। देखिए, हम जुड़े धरती से हैं। अब मैं ये समझती हूँ कि इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। हमें इको टूरिज्म को बढ़ावा दें। कुछ लोग इसमें जुड़ सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो मेरा खुद का ही मन है कि मैं इको टूरिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ जाऊं, कुछ ऐसा काम करूं। तो जिनको बागवानी का शौक है, बाग बगीचे का शौक है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक किसान है तब तक हरियाली है, तब तक खेत है और तब तक पेड़ नहीं कट रहे। जहाँ हमने किसानों की जमीन खरीदी, आप देखिए हम क्या बना देते हैं, हम वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। तो ये जो शहरीकरण है, ये हमारे किसानों को भी मार रहा है, उनकी जीवन शैली को तो चकनाचूर कर रहा है, उसके बाद उनकी रोजी रोटी को भी खराब कर रहा है। और दूसरी बात है कि जो हमारे भारत का असली रूप है ना, जो हमारी जान गांव में बसती है, वो इतने ज्यादा शहरीकरण के कारण जो हमसे छूट गया है सब कुछ। इसीलिए हमारा दिल करता है कि हम वापस खेती की तरफ जाएं, हम कुछ फल उगाएं, हम बगीचे लगाएं। तो ये जो है अंदर की आवाज है जी, अच्छा है हम जल्दी पहचाने, जड़ों से जुड़ने लगे हैं। और ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड जो है वो इन दिनों चल पड़ा है और किसान इसका लाभ ले सकते हैं इस तरह के उद्यमों को खड़ा करके। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर आरती, आपसे जानना चाहूंगी कि पुनर्योजित कृषि की जो बात हो रही है, यानी कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इसका क्या तात्पर्य है और किसानों के लिए इसमें क्या निहित है? देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है सतत कृषि, इसमें ये पुनर्योजित कृषि का ही बहुत बड़ा पहलू है। तो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि आप ऐसी पद्धतियों का इस्तेमाल करें जो कि आने वाले समय में आपकी जो प्रोडक्टिविटी और उपजाऊता है वो बनी रहे, लेकिन साथ साथ आपका पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो आपको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जो आप जैसे जानते हैं संरक्षण कृषि जिसको बोलते हैं, जो कम जुताई की हम कृषि करते हैं, जिसमें कि हमारे जैविक कार्बन जो है हम अपनी मृदा में बढ़ा सकते हैं। तो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आपको अपना सॉइल का कार्बन, जो मृदा का कार्बन है, उस जैविक कार्बन उसको बढ़ाना है। आपको कम मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक लगाने हैं। और देखिए, नाइट्रोजन उर्वरक लगाएं लेकिन फास्फोरस और पोटाश को ना भूलें। क्योंकि अगर आपका एनपीके की मात्रा सही नहीं रहेगी तो वो नाइट्रोजन भी आपके जो पौधे हैं वो ढंग से उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। पी और के का इस्तेमाल भी ढंग से होगा, तभी जाके आपकी जो प्रोड्यूस की हम बात करते हैं ना, उसकी गुणवत्ता, जो हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो भी, उसमें भी कमी आएगी। आपकी पैदावार तो हो जाएगी, लेकिन वो दाना जो हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन क्या बराबर है, उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या वो बराबर हैं। ये सब करने के लिए हमें रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें कि बायो फर्टिलाइजर का यूज जैसे पहले भी कहा, और जो के उत्पादन के साथ साथ इसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना होगा और इसके लिए इन प्रैक्टिसेस को अपनाना बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान टिकाऊ खेती को अपनाना चाहते हैं तो खासतौर पे कौन से इसके सिद्धांत है जिन्हें जहन में रखना होता है? देखिए, जो टिकाऊ खेती है उसके कुछ मोटे मोटे 5 सिद्धांत हैं। नंबर 1 है कि भाई जो टिकाऊ खेती होती है उसमें हर चीज की दक्षता में वृद्धि होती है, चाहे वो जल उपयोग दक्षता हो या पोषक पदार्थ उपयोग दक्षता हो, यानी कि हर चीज की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। सतत कृषि का एक मुख्य तत्व है। दूसरी बात यह है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। मतलब हम ऐसी खेती करते हैं जिससे हमारे जल, वायु, मृदा की गुणवत्ता पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सबसे प्रमुख बात है। और तीसरी बात है कि जो हमारे जो किसान हैं इससे जुड़े हैं, उनके सामाजिक उत्थान की बात की जाती है, उनकी जीवन शैली में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है। और चौथी बात यह है कि भाई जो सतत खेती द्वारा हम जो मृदा है, जो खेती है, उसकी रेजिलियंस में वृद्धि करते हैं। रेजिलियंस में वृद्धि का मतलब यह है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के जोखिम आ रहे हैं, उनसे लड़ने की क्षमता ही सतत खेती प्रदान करती है। और एक बात यह है कि इसमें जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि उससे पूरे जो समुदाय हैं, जो किसान हैं, ऐसी एक ऐसी नीतियां बनाई जाती है कि सबका एक तरह से सबको साथ लेके चला जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी विशेष वर्ग को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए, बल्कि इसमें किसानों को, इसमें विपणन का कोशिशें चल रही है। G20 में भी हम देख रहे हैं कि इसी पर विस्तार से बातचीत
की जा रही है। और चलते चलते बेहद ही संक्षेप में कविता जी यहाँ पर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि विश्व पर्यावरण दिवस है और इस बार की जो थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और प्लास्टिक प्रदूषण पर आपका लगातार कार्य चल रहा है, तो एक आखिरी टिप्पणी आपसे। देखिए, मैं तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है प्लास्टिक को छोड़िए, चाहे वो पन्नी है, चाहे वो कोई और कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे आप घर पे डब्बे यूज करें, बॉटल यूज करें, कुछ भी छोड़िए। जमीन, हाँ, कृषि में करें। आप जमीन से जुड़े, जो हमारे पुराने तरीके थे उनमें बड़ा सुख है, धरती से जुड़ के जो काम करने में मजा है, और जो खान पान है वो जितना ऑर्गेनिक और जितना धरती से जुड़ा, बिना आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का, बिना केमिकल का जो होगा, उतना ही सेहत के लिए अच्छा है। और मैं तो चाहती हूँ हर भारतवासी 100 साल जिए। बिल्कुल, आपकी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कविता जी, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी चर्चा रही और मुझे उम्मीद है कि आज के जो किसान इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो जरूर टिकाऊ खेती की महत्ता को समझेंगे और इसके लिए जो प्रयास किए जाने हैं उन्हें भी जरूर करेंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस है तो इससे अच्छा मौका क्या होगा संकल्प लेने का कि आप भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में आपको बता दें। कल जिन विषयों पर हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी वो है मोटे अनाज की खेती, साथ ही बात करेंगे हम मशरूम की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से जो कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी है वो भी आपको मिलती रहेगी और अपने सवाल भी भेज सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60। और इसके अलावा आपको बता दें कि जानकारियों से भरपूर इस हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।